हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारे पावर सिस्टम वन का दूसरा लेक्चर है। और इससे पहले जो क्लास हुआ था उसमें हमने देखा था कि इस सब्जेक्ट में पावर सिस्टम वन में हमारा सिलेबस क्या है, उस सिलेबस के कोर्स ऑब्जेक्टिव्स क्या है, आउटकम्स क्या होंगे, ये सारी चीज़ें डिस्कस की थी। हमने देखा था यूनिट वाइज कि इस सब्जेक्ट में हमें एक एक करके क्या क्या कवर करना है और सिक्वेंशियल कवर करना है, ऐसे कवर करना है कि क्योंकि सारी चीज़ें आपस में को रिलेट होती हैं, तो हम लोग एक एक करके सीक्वेंस वाइज उसमें आगे बढ़ेंगे। तो इसमें जो आज के लेक्चर में हमारा टॉपिक है वो है इवोल्यूशन ऑफ पावर सिस्टम एंड द करंट सिनेरियो। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा पावर सिस्टम है वो जो आज जिस फॉर्म में है वो हमेशा से इस फॉर्म में नहीं रहा था। क्या होता था शुरू में, हमारे जो जनरेशन टेक्निक्स थे, जो मशीन्स थे, जनरेशन जो हमारी कैपेसिटी थी, जो हमारे लोड्स थे, वो डिफ़र करते थे अभी के हमारे जो जनरेशन स्टेशंस हैं और हमारे जो लोड्स हैं, लोड पॉइंट्स हैं, उनसे डिफ़र करते थे। तो इसलिए उस समय का जो सिस्टम होता था हमारा पावर डिलीवरी का, वो बिल्कुल ही अलग होता था अभी के सिस्टम से। तो धीरे धीरे ये सिस्टम क्या हुआ, टाइम के साथ, वक्त के साथ क्या हुआ, बहुत सारे इसमें चेंजेस आए, बहुत सारे इसमें बदलाव आए, उसको ज़्यादा एफिशिएंट करने की कोशिश की गई। एंड इवन उसको जो बल्कि नेचर था, जो पहले हमारे पावर सिस्टम के इक्विपमेंट्स थे, जो हमारा केबल्स था, जो अलग अलग इसमें प्रोटेक्शन डिवाइसेस लगते थे, वो सब क्या थे, बहुत ही हेवी हुआ करते थे एंड दैट नीडेड ए लॉट ऑफ स्पेस ऑल्सो। तो उस स्पेस को हमने कम किया, उस मटेरियल का रिक्वायरमेंट को कम किया, हमने सिस्टम को स्मार्ट बनाया वक्त के साथ और ज़्यादा इफ़िशियंट बनाया। तो इस चीज़ को हम लोगों ने कैसे अचीव किया, तो ये हम लोग थ्रू आउट द कोर्स धीरे धीरे देखेंगे। बट अभी के लिए हम लोग देखते हैं कि एग्जिस्टिंग हमारा जो पावर सिस्टम का कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से आया। तो शुरू करते हैं लेक्चर, और सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है इवोल्यूशन। तो ये इवोल्यूशन क्या है, तो सबसे पहली बात ये है कि जो हमारा पावर सिस्टम था वो जो हमारा पावर सिस्टम था वो इवॉल्व करने से पहले उसकी खोज क्यों की गई, ये हमें समझना ज़रूरी है। तो पावर सिस्टम बेसिकली एक ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पे हम लोग पावर को फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट डिलीवर करने की कोशिश करते हैं। तो यही हमारा बेसिक डेफिनेशन है एक पावर ग्रिड का, एक पावर सिस्टम का। इस पावर सिस्टम में और बहुत सारे एलिमेंट होते हैं जिसको वन बाय वन हम लोग स्टडी करेंगे, बट बेसिक जो हमारा डेफिनेशन होगा इसी को हम लोग स्टिक करके आगे की पढ़ाई करेंगे। तो सबसे पहले एवोल्यूशन, तो एवोल्यूशन को समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमारा इनिशियल स्टेज में, जो हमारे शुरुआती दौर में जो हमारा जनरेशन टेक्निक था वो कैसा था। तो ये जो जनरेशन टेक्निक हमारा जो था उससे हमें बहुत हद तक ये हिंट मिलेगा कि उसे हम लोग सप्लाई कैसे करते थे, और जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स थी वो बिल्कुल ही डिफ़र करती थी हमारे करंट के जो हमारे रिक्वायरमेंट्स हैं उससे। तो सबसे पहले हम लोग इसका कुछ बेसिक हम लोग हिस्ट्री ले लेते हैं और हिस्ट्री के बारे में जानते हैं कि क्या होता था। तो सबसे पहला है कि जो हमारा इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी है वाज फाउंडेड ऑन द रिमार्केबल डिस्कवरी बाय फैराडे दैट ए चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट्स एन इलेक्ट्रिकल फील्ड। तो ये सबसे पहली हमारी अचीवमेंट थी एज ए इलेक्ट्रिकल सिस्टम, एज ए इलेक्ट्रिकल इंट्रोडक्शन टू द ह्यूमन काइंड, जब हमने इफेक्टिवली हमने समझा कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को भी हम लोग अपने काम के लिए यूज कर सकते हैं। पहले से, बहुत पहले से हमें जबकि ये पता था कि इलेक्ट्रिसिटी एक चीज़ होती है, बट उसको एफिशिएंटली हम लोग अपने पर्पस के लिए, अपने डे टू डे लाइफ में अलग अलग काम के लिए हम लोग यूज करने में असक्षम थे। तो इस चीज़ को हमने अपने स्ट्रेंथ को बढ़ाया जब हमें पता चला कि whenever there is change in magnetic flux linked with a coil or conductor, there is EMF induced in that coil or conductor। ये फैराडेज का पहला लॉ भी है। तो ये फैराडे ने सबसे पहले एक्सपेरिमेंटल ये डिस्कवरी की कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी डेवलप कर सकते हैं विथ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो ये बहुत ही बड़ी एक्सपेरिमेंट थी और बहुत ही बड़ा अचीवमेंट था। एंड देन उसके बाद क्या, आउट ऑफ दैट डिस्कवरी ग्रीव द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग अचीवमेंट ऑफ मैन, द इलेक्ट्रिकल पावर इंडीड, द इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम। और इंडीड लाइफ विदाउट इलेक्ट्रिसिटी इज नाउ इमेजिनेबल।
अनइमेजिनेबल। इसका मतलब अब जो हमारे जिस दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, जिस दौर में हम लोग रह रहे हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के बिना कोई भी चीज़ करना, इवन इमेजिन भी करना इम्पॉसिबल लगता है। यहाँ तक कि जो हम लोग घड़ी का यूज करते हैं, जो हम लोग सेलफोन्स के यूज करते हैं, जो हम लाइट का यूज करते हैं, इवन जो हमारे घर में वाटर प्यूरिफायर्स होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है जो कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम पे काम ना करता हो। तो इलेक्ट्रिकल सिस्टम का इतना एक्सटेंसिव यूज क्यों होता है? तो इसके पीछे का एक रीज़न ये है, द पोर्टेबिलिटी एंड द ट्रांसपोर्टेबिलिटी। इसका मतलब ऐसा और कोई हमारे पास एनर्जी सिस्टम इफ़िशियंट नहीं है जिसमें कि इतनी इजीली और क्लीन तरीके से हम लोग एनर्जी को ट्रांसपोर्ट कर सके और उसको कहीं पे यूज कर पाए, और इतने ज़्यादा अलग अलग हम लोग फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी को कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि एक मोटर के एग्जांपल से लेते हैं। एक इलेक्ट्रिकल जो मोटर होता है हमारा, सिंपल सा, तो मोटर का काम क्या होता है कि उसमें हम लोग एज ए इनपुट इलेक्ट्रिसिटी देते हैं और एज ए आउटपुट हमारा क्या होता है, रोटेशन होता है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी है वो कन्वर्ट हो रहा है मैकेनिकल फॉर्म में। तो ये पहला ट्रांसफॉर्मेशन हमने देखा। जो हमारे घर में इंडक्शन कुकवेयर्स हैं या फिर हीटर्स हैं जो हमारे पास, तो उसमें क्या होता है, एक सेंट्रल कॉइल होता है जिसको हम लोग इलेक्ट्रिसिटी से कन्वर्ट करते हैं। तो इसमें भी एज ए इनपुट हमने क्या दिया, इसमें भी इनपुट हमने एज ए इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिया। अब जो इसमें आउटपुट होगा, तो इलेक्ट्रिकल हीटर का आउटपुट क्या होता है, हीट, इट इज इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग हीटर के द्वारा हम लोग हीट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी कैन बी कन्वर्टेड इनटू थर्मल एनर्जी। तो ये दूसरा हमारा कन्वर्जन हो गया। और ये दूसरा हमारा एनर्जी कन्वर्जन हो गया। इसके बाद जो हमारे पास है, जैसे कि हमारे घर में स्पीकर्स होते हैं, जो टीवी में भी स्पीकर्स होते हैं, हमारे मोबाइल फ़ोन में भी स्पीकर्स होते हैं। तो स्पीकर्स का काम क्या होता है कि स्पीकर में हम लोग एज ए इलेक्ट्रिकल एनर्जी एज ए इनपुट देते हैं, एंड जो हमारा आउटपुट होता है इट कम्स इन द फॉर्म ऑफ साउंड एनर्जी। इसका मतलब एज ए इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कि अगर हमारे घर में स्पीकर है तो हम लोग उसे सॉकेट में कनेक्ट करते हैं, तो हमने इनपुट क्या दिया, इलेक्ट्रिसिटी दी, और जो हमारा आउटपुट हुआ वो क्या हुआ, साउंड वेव्स के फॉर्म में निकला। तो ये आउटपुट हमारा साउंड एनर्जी हो गया। फिर हमारा चौथा एग्जाम्पल जो है हमारा, वो ये है, जो हमारे घर में इलेक्ट्रिकल बल्ब्स होते हैं, मे बी हमारे एलईडी बल्ब्स हो या फिर और दूसरे टाइप ऑफ बल्ब्स जो कॉन्वेंशनल बल्ब्स हम लोग यूज करते हैं, उसमें भी हम लोग इनपुट एज ए इनपुट देते हैं इलेक्ट्रिसिटी, और जो हमारा आउटपुट होता है वो इट कम्स इन द फॉर्म ऑफ लाइट एनर्जी। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल होंगे जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को अलग फॉर्म ऑफ एनर्जी में आसानी से कन्वर्ट किया जा सकता है, और वो भी बहुत ही छोटे से सेटअप के साथ। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा हमें एक प्लांट लगाना होता है इस एनर्जी कन्वर्जन के लिए, छोटे छोटे सेटअप से हम लोग ये सारा एनर्जी कन्वर्ट करते हैं। अब दूसरी बात यह है कि जो हमारा मैकेनिकल एनर्जी है वो भी हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दैट इज इन द केस ऑफ जनरेटर्स। जो हमारा थर्मल एनर्जी है, जिसको हीट एनर्जी भी बोलते हैं, उसको भी हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, लाइक इन थर्मल पावर प्लांट्स। थर्मल पावर प्लांट्स में क्या होता है कि हम लोग हीट जनरेट करते हैं बाय बर्निंग द कोल, और उस हीट को हम लोग यूज करते हैं इन टर्निंग द टरबाइंस, और जो कि फाइनली हमें आउटपुट देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब जो हमारे पीजो सेंसर्स होते हैं, आप लोग आगे पढ़ेंगे या फिर आप लोग सर्च भी कर सकते हैं नेट में, तो पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर्स होते हैं। कुछ ऐसे सेंसर्स होते हैं जो कि वाइब्रेशंस को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो साउंड इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ वाइब्रेशन। तो ये क्या करता है, पीजो इलेक्ट्रिक जो सेंसर्स होते हैं हमारे, वो इट कन्वर्ट साउंड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फिर हमारे सोलर पैनल्स जो हैं, सोलर पैनल्स क्या करते हैं, इट कन्वर्ट्स डायरेक्टली लाइट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इसका मतलब जो एनर्जी कन्वर्जन है फ्रॉम इलेक्ट्रिकल टू डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी, और फ्रॉम डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी टू द इलेक्ट्रिकल फॉर्म, ये बहुत ही कन्वीनियंट है, प्रैक्टिकल है, और हम लोग इसको यूज कर रहे हैं। तो इसीलिए जो इलेक्ट्रिसिटी हमारा है वो इतना वाइडली स्प्रेड और इतना वाइडली एक्सेप्टेड फॉर्म ऑफ एनर्जी है। दूसरी बात ये है कि ये क्लीन एनर्जी और बहुत ही पोर्टेबल है। मान के चलते हैं, एक सिंपल सा एग्जाम्पल
एग्जांपल जो है हमारा जो हमारे हाथ में फ़ोन है, हमारा मोबाइल फ़ोन है, अगर ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे नहीं चलता, इन केस मान लेते हैं कि वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे नहीं चलता है, मान लेते हैं कि उसमें एक आईसी इंजन, इंटरनल कंबसन इंजन लगा हुआ है, और उस इंजन से हमारा जो पूरा मोबाइल फ़ोन है उसका कंप्यूटेशन हो रहा है, उसमें जो भी काम हो रहा है वो मैकेनिकल एनर्जी के थ्रू हो रहा है, जो कि उसके अंदर एक इंजन लगा है उसके कारण से हो रहा है। तो इंजन लगाने के लिए सबसे पहले हमें एक फ्यूल टैंक लगेगा, मतलब जैसे अपने गाड़ी में हम बाइक्स में, कार्स में, ट्रक्स में एक फ्यूल टैंक रखते हैं जिसमें हमें फ्यूल भरना होता है, तो एक फ्यूल टैंक रखना होगा जिसमें हमें समय समय पे पेट्रोल भरना होगा। दूसरी बात है, जब अगर उसमें इंजन चलेगा, अगर वो इंजन चल रहा है तो उसमें कंबसन भी होगा, कंबसन होगा तो हमें उसे एक आउटलेट कंबसन वाल्व भी देना होगा, जिसको हम लोग साइलेंसर के नाम से जानते हैं। जो हमारा आउटलेट वाल्व होता है इन केस ऑफ बाइक्स और कार्स, वो क्या होता है, ऐसे साइलेंसर्स के फॉर्म में होते हैं जहाँ से हमारा स्मोक निकलता है। तो हमारा एक मोबाइल ऐसा होगा जिसमें एक फ्यूल टैंक रखना होगा, उसमें एक हमारा एग्जॉस्ट भी बोलते हैं इसे, जो कि साइलेंसर के अंदर होता है। साइलेंसर का काम होता है उसके साउंड को कम करना, बट बेसिकली जो सिस्टम इन्वॉल्व होता है इस गैस को बाहर निकालने में कंबसन के बाद, तो इसको हम लोग बोलते हैं एग्जॉस्ट। तो एग्जॉस्ट सिस्टम एक लगाना होगा। तो ये दो चीज़ें हुई। तीसरी चीज़ ये होगी कि ये क्योंकि खुद में इतना गर्म होगा, इंटरनल कंबसन इंजन है, तो इसमें एक हमारा कूलिंग सिस्टम लगाना होगा। इसका मतलब एक रेडिएटर लगाना होगा, जैसे गाड़ी में हमारा रेडिएटर लगा होता था पहले, तो एक रेडिएटर लगाना होगा जिसमें टाइम टाइम पे हमें पानी भरना होगा। तो यहाँ पे 3 चीज़ हो गए हमारे फ़ोन में। उसके बाद क्या होगा, जैसे कि अगर हम लोग इसको यूज कर रहे हैं क्लोज्ड जगह पे और वहाँ पे सारे हमारे बर्न्ड गैसेस निकल रहे हैं, तो क्या होगा कि टाइम के साथ अगर वो रूम लॉक है तो वहाँ पे धुआं भर जाएगा। तो ये एक और समस्या हमारे सामने आ गई है कि हमें पेट्रोल भी रखना होगा अपने साथ, या कोई डीजल रखना होगा, कुछ ऐसा फ्यूल रखना होगा। उसके बाद हमें एक इंजन रखना होगा, इंजन में हमें फिर उसमें जो मोबिल लगता है जिसे हम लोग बोलते हैं इंजन ऑयल बोलते हैं, वो भी रखना होगा। तो ये सिस्टम जो होगा ओवरऑल इतना बल्कि हो जाएगा और रिलायबल नहीं रहेगा, और साथ में जब तक ये मोबाइल हमारा ऑपरेट कर रहा होगा, जब तक ये ऑन स्टेट में होगा, तब तक इसमें इंजन चलता रहेगा। इसका मतलब इसमें हमेशा एक आवाज़ आती रहेगी इंजन चलने की। तो ये कितना इनकन्वीनियंट हो जाएगा। बट इलेक्ट्रिसिटी के आने से क्या होता है कि सिंपली हम लोग सारे सिस्टम को हटा के क्या करते हैं, एक बैटरी से रिप्लेस कर देते हैं। बैटरी क्या करता है, ये एनर्जी प्रोवाइड करता है, फिर से रिचार्ज होता है, फिर से डिस्चार्ज होता है, और ये साइकिल लगातार बहुत बार रिपीट कर सकता है विदाउट द नेसेसिटी ऑफ एनी फ्यूल। कोई भी फ्यूल डाले बिना हम लोग इसको ऑपरेट कर सकते हैं। तो इससे हमें समझ में आता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी हम लोग टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं उसका इम्पोर्टेंस क्या है, और इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहने से हमारी लाइफ में कितनी मुश्किलें आ सकती है। तो ये तो सिंपल एक हमारा इंट्रोडक्शन था और यूजफुलनेस था इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। उसके बाद अब हम लोग आगे चलते हैं। जैसे जैसे हम लोगों ने सीखा, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ सीखा, तो वैसे वैसे हम लोगों ने धीरे धीरे सिस्टम्स बनाए जो कि इलेक्ट्रिसिटी पे चल पाते थे। तो सबसे पहले जो हमारा होता है, जो इन्वेंशन हुआ था हमारा, वो हुआ था डीसी पावर सिस्टम। अब डीसी पावर सिस्टम इसलिए हुआ था क्योंकि जो हमारा जनरेटर था वो जनरली जो बनाया गया था वो डीसी टाइप जनरेटर था। तो ये डीसी टाइप जो जनरेटर होता है हमारा, उसका आउटपुट क्या होगा, इन द फॉर्म ऑफ डीसी। बट एसी क्यों बनाया गया और एसी इतना अभी वाइडली क्यों यूज्ड है, तो इसका भी कारण है जो हम लोग डिस्कस करेंगे धीरे धीरे आगे चल के। उसके बाद क्या हुआ, डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स लेड टू सप्रेशन ऑफ डीसी। हाँ, जो अभी मैं बात कर रहा था कि डीसी के होने के बावजूद एसी क्यों आगे बढ़ गया और एसी को क्यों इतना वाइडली अडॉप्ट किया गया है, उसका कारण यही है कि ट्रांसफॉर्मर का जो हमारा इन्वेंशन हुआ, इस ट्रांसफॉर्मर के कारण क्या हुआ, बहुत ही इफिशिएंटली और बहुत ही चीपली हम लोग क्या कर सकते थे, वोल्टेज को अब ट्रांसफॉर्म कर सकते थे। इसका मतलब फ्रॉम हायर वोल्टेज टू लोअर वोल्टेज एंड फ्रॉम लोअर वोल्टेज
टू हायर वोल्टेज। जो भी हमारा कन्वर्जन होता था इलेक्ट्रिसिटी का, ये बहुत ही इजी हो गया, पावर इफिशिएंट हो गया और मेंटेनेंस फ्री हो गया, मतलब मेंटेनेंस इसमें ना के बराबर लगती है। तो ये हो गया। बट आपका क्वेश्चन ये हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि जो डीसी सप्लाई हो रही है वो जनरेटर के थ्रू हो रही है, डीसी जनरेटर के थ्रू, तो क्यों ही हम इसे इतने हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज में कन्वर्ट करें। जो हमारे घर में अगर सप्लाई की नीड है, मान लेते हैं 230 वोल्ट से, अगर ये डीसी पे चल रहा होता तो डायरेक्टली हम लोग जनरेट ही कर लेते हैं 230 वोल्ट्स की डीसी सप्लाई, और इसे डायरेक्टली कनेक्ट करके हम लोग अपने घर में यूज करते हैं। तो क्यों हम इतना कन्वर्जन के प्रॉब्लम में, टेंशन में पड़ते हैं। तो उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जब भी इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग ट्रांसमिट करते हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, तो उस ट्रांसमिशन में क्या होता है, देयर इज सम पावर लॉस इन्वॉल्व इन इट। इसका मतलब अगर इस पॉइंट से हम लोग माने कि हम लोगों ने एनर्जी ट्रांसफर किया और इस पॉइंट पे एनर्जी हमारा ट्रांसफर करके रीच किया, तो इस जर्नी में क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रिक जो एनर्जी हमने सेंड किया है वो क्या करेगा, कुछ लॉसेस को इनकाउंटर करेगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे 230 वोल्ट्स दे रहे हैं तो क्या होगा, मे बी इन सारे लॉसेस के कारण क्या होगा, जो हमें फाइनली मिल रहा है अपने घर के पास, तो वो मिलेगा 80 वोल्ट्स, 100 वोल्ट्स, समथिंग लाइक दिस। तो इस कारण से क्या होता है कि हमारा जो घर में यूजेबल जो हमारा होना चाहिए वोल्टेज, वो नहीं होगा। अब मान लेते हैं कुछ दूरी पे और कुछ दूरी पे हमारा जो कनेक्शन है, तो वहाँ पे जो हमारे ये वोल्टेज सप्लाई अवेलेबल होगा वो होगा, मान लेते हैं 40 वोल्ट। इसका मतलब क्या हो रहा है, देयर इज ए सडन ड्रॉप इन द वोल्टेज। तो ये क्या करेगा, प्रिवेंट कर देगा हमारे पूरे सिस्टम को टू बी इफिशिएंटली यूज्ड बाय डिफरेंट यूजर्स। तो इसीलिए हम लोगों को वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन की इतनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। दूसरी बात यह है कि जब भी हमारा पावर सप्लाई होता है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, दैट इज गिवन बाय वोल्टेज इनटू करंट। अब पावर को अगर हमें ज़्यादा पावर ट्रांसफ़र करना है या कुछ भी पावर ट्रांसफ़र करना है, तो उसमें वोल्टेज और करंट का वो प्रोडक्ट होगा। अब हमें पता है कि जो पावर लॉसेस इन्वॉल्व इन द पावर ट्रांसमिशन और एनीथिंग विच इन्वॉल्व्स करंट, इट इज़ गिवन बाय आई स्क्वायर आर। इसका मतलब क्या हुआ कि ये आई स्क्वायर आर वाला जो टर्म है, ये हमें बताता है कि किसी भी सर्किट में अगर करंट है तो उस करंट के कारण जो लॉस होगा विच अपेयर्स इन द फॉर्म ऑफ हीट, वो कितना होगा। तो यहाँ पे एक क्लियर सा हमें ये मिलता है, इंडिकेशन मिलता है कि करंट जितना ज़्यादा होगा, ये करंट जितना ज़्यादा होगा, लॉसेस भी हमारे क्या होंगे, उतने ज़्यादा होंगे। तो इस चीज़ को कम करने के लिए हमें क्या करना होता है कि करंट की वैल्यू को कम करनी होती है। जितना भी कम कर पाए उतना ज़्यादा ये क्या होगा, हमारा जो लॉसेस है उसको हम लोग मिनिमाइज कर पाएंगे। तो क्योंकि पावर तो फिक्स्ड है, हमें जितनी पावर चाहिए वो चाहिए, ना कम चाहिए ना ज़्यादा चाहिए, जितनी चाहिए उतनी ही चाहिए। तो अगर हम लोग करंट को अगर कम करते हैं तो वोल्टेज को क्या करना होगा, बढ़ाना होगा, पावर की वैल्यू को उतना कांस्टेंट वैल्यू को मेंटेन करने के लिए। तो इसका मतलब एक को हमने कम किया तो दूसरे को हमने बढ़ाया। तो यहाँ पे ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि हमें वोल्टेज को स्टेप अप करना होता है, उसको, उसके वैल्यू को, वोल्टेज को, मैग्नीट्यूड को क्या करना होता है, रेज करना होता है टू ए हायर वैल्यू। अब हम लोग ये एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, जो हमारा डीसी ट्रांसमिशन था, जो हमारा डीसी जनरेशन था, वहाँ पे एट द टाइम ऑफ जनरेशन जो हम लोग जनरेटर्स यूज कर रहे हैं, उसी को ऐसे हम लोग डिज़ाइन करें कि वो खुद हाई वोल्टेज पे ही हमारा जनरेशन करे वोल्टेज का। तो ये भी हम लोग कर सकते हैं, बट इवन देन देयर इज ए लिमिटेशन कि एक गिवन जनरेटर से, एक साइज जो हमारा गिवन जनरेटर का है, उस गिवन साइज से हम लोग कितना ज़्यादा वोल्टेज जनरेट कर सकते हैं। क्योंकि विथ चेंज इन द वोल्टेज लेवल, जैसे जैसे हम लोग वोल्टेज लेवल बढ़ाएंगे तो हमें क्या करना होता है, जो उसके अंदर कंडक्टर्स हैं, कंडक्टर्स के बीच की दूरी को हमें बढ़ाना होता है। अगर हम लोग वोल्टेज बढ़ रहा है और हमने कंडक्टर्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो अगर नहीं बढ़ाया, तो क्या होगा, हाई वोल्टेज में क्या होगा, यहाँ पे स्पार्किंग शुरू हो जाएगा और लीक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना होता है, कंडक्टर्स को कुछ दूरी पे प्लेस करना होता है। तो क्योंकि जनरेटर में बहुत सारे कंडक्टर्स होते हैं, तो बहुत हाई वोल्टेज
अगर हमें जनरेट करना है तो कंडक्टर्स को क्या करना होगा, डिस्टेंस पे रखना होगा। अब जनरेटर के जो कंडक्टर्स है वो खुद कुछ डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, तो हमारा ओवरऑल जनरेटर का जो साइज होगा वो क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, जो कि कॉस्ट इफेक्टिव भी नहीं होगा और बहुत ही मेंटेनेंस में उसका प्रॉब्लम होगा। दूसरी बात यह है कि जितना बड़ा मशीन होगा और रोटेशन के साथ ही उसमें क्या होता है, वियर एंड टीयर भी बढ़ जाता है, उसका इनर्सिया बढ़ जाएगा। और इनर्सिया बढ़ने के कारण क्या होगा कि जो उसमें एलिमेंट्स हमने यूज किए हैं, जो हमने पार्ट्स यूज किए हैं, दे विल बी प्रोन टू डैमेज, वो जल्दी डैमेज होने के तरफ उनका थोड़ा सा ज़्यादा ये रहेगा, टेंडेंसी होगा। अब इसके बाद एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ आई जो कि निकोला टेस्ला ने किया कि पॉलीफेज इंडक्शन मोटर्स बनाया। पॉलीफेज इंडक्शन मोटर्स ये भी आप लोगों को पढ़ना है, एसी मशीन्स में पढ़ना है। 3 फेज एसी मोटर, सिंगल फेज एसी मोटर एंड उससे भी ज़्यादा फेजेस हम लोग यूज कर सकते हैं टू बिल्ड एसी मोटर्स। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट हमारा इन्वेंशन रहा जो कि हमारे एसी सप्लाई को प्रमोट किया, क्योंकि ये पॉलीफेज इंडक्शन मोटर्स जो होते हैं, मतलब जनरली हम लोग मान के चलते हैं वो 3 फेज इंडक्शन मोटर्स होते हैं। इसका मतलब यहाँ पे 3 एसी के इंडिविजुअल अलग अलग सप्लाई लाइंस होते हैं इन ए सिंगल ट्रांसमिशन सिस्टम। और ये जो सिस्टम होता है, 3 फेज सिस्टम होता है, इट इज सेल्फ कैपेबल ऑफ जनरेटिंग रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड हमारा क्या करता है कि ये जो हमारा इंडक्शन मोटर है कि जो कि बहुत ही चीप होता है, रोबस्ट होता है और इंडस्ट्री में यूज होता है मैक्सिमम, तो उसको उसका ऑपरेशन एंड उसका कंस्ट्रक्शन बहुत ही इजी बना देता है। तो 3 फेज इंडक्शन मोटर या पॉलीफेज इंडक्शन मोटर्स ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट इसमें क्राइटेरिया बन के आए जो हमने एसी ट्रांसमिशन सिस्टम को अडॉप्ट किया है अपने ट्रांसमिशन सिस्टम में। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं कोर्स में। तो ये तो बाकी सारे हमारे पॉइंट्स हमने देखे कि क्यों एसी सिस्टम को अडॉप्ट किया गया ओवर डीसी सिस्टम्स। अब हम लोग देखते हैं कि जो हमारे एसी सिस्टम्स होते हैं तो उनमें क्या क्या इम्पॉर्टेंट डिस्कवरीज हुई, उनमें क्या क्या इम्पॉर्टेंट चेंजेस आया वक्त के साथ, जो कि हमारे करेंट ट्रांसमिशन सिस्टम को अभी जो हमारा शेप है, जो हमारा जो स्ट्रक्चर है, उसको शेप में लाने के लिए हमारे क्या क्या इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स रहे या हमारे जो भी इन्वेंशंस रहे। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहला इंटरकनेक्शन ऑफ सिस्टम लेड टू द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो अब क्या हुआ कि जैसे कि मान लेते हैं झारखंड में कहीं पे किसी ग्रिड में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, एसी फॉर्म ऑफ एनर्जी यहाँ पे जनरेट हो रही है। अब मान के चलते हैं महाराष्ट्र में कहीं पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, ये भी एसी फॉर्म में। अब हमें पता है कि एसी में एक उसका पिकुलियर फ्रीक्वेंसी होता है, यहाँ पे भी झारखंड वाले केस में भी क्या होगा, इसका अपना एक पिकुलियर फ्रीक्वेंसी होगा। अगर हम लोग चाहें कि ये झारखंड से जो लाइन आ रही है इसका यूज हम लोग महाराष्ट्र तक करें और महाराष्ट्र से जो लाइन आ रही है उसका यूज हम लोग झारखंड तक करें, इन केस कभी कभी क्या होता है जैसे कि झारखंड का सप्लाई, हमारा जो जनरेशन है वो ठप पड़ गया है, तब हमें क्या करना होता है कि अलग अलग जहाँ पे जनरेशन पॉइंट्स है उससे हम लोग कनेक्टेड होते हैं और हमारा इलेक्ट्रिसिटी वहाँ से आ जाता है उस टाइम पे। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्या हुआ कि जो हमारा फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी को हमने ये समझा कि अगर हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी को स्टैंडर्डाइज कर दिया, स्टैंडर्डाइज करने पे क्या होता है कि थ्रू आउट ए गिवन एरिया, जैसे कि इंडिया की अगर हम लोग बात करें तो इंडिया में थ्रू आउट एक स्टैंडर्ड माना गया कि ये 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी जहाँ भी ये जनरेशन होगा तो हम लोग क्या करेंगे, उस फ्रीक्वेंसी को 50 हर्ट्ज रखेंगे, ना 50 हर्ट्ज से ज़्यादा ना 50 हर्ट्ज से कम। इसमें प्लस माइनर एरर का कुछ स्कोप होता है जो कि बहुत ही मिनिमम होता है, जो कि अभी हमें नहीं पढ़ना है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। बट अगर हमने फिक्स कर दिया कि फ्रीक्वेंसी जो हमारा है वो 50 हर्ट्ज है
तो क्या होगा कि अब हम लोग अलग अलग जनरेशन पॉइंट्स जो हैं, जैसे कि झारखंड का था, महाराष्ट्र का था, और उड़ीसा में भी बहुत ज़्यादा जनरेशन होता है, तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग रीजन्स को हम लोग क्या कर सकते थे, अब कनेक्ट कर सकते थे। तो इसी इंटर कनेक्शन को हम लोग ग्रिड सिस्टम बोलते हैं। तो ये जो हमारा एसी सप्लाई है, इसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हमारा ये अडॉप्शन हुआ कि इंटर कनेक्शन ऑफ सिस्टम लेड टू द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी 60 हर्ज इन द नॉर्थ अमेरिका। अच्छा, यहाँ पे अमेरिका की बात की गई है क्योंकि अमेरिका ही सबसे कॉम्प्लेक्स और सबसे बड़ा हमारे पास अवेलेबल पावर सिस्टम है, जो पावर ग्रिड है। तो उसमें क्या होता है, वो लोग 60 हर्ज पे अपना पावर सप्लाई करते हैं, एंड 50 हर्ज इन मोस्ट अदर कंट्रीज। तो ये 50 हर्ज वाले कैटेगरी में हमारा इंडिया भी आता है। यूज ऑफ हायर एंड हायर वोल्टेज लेवल्स अप टू 1000 kV लाइन RMS AC, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वोल्टेज लेवल्स। तो ये क्या हुआ कि अलग अलग जगह पे हम लोगों ने बात किया कि फ्रीक्वेंसी को पहले हमने सेम किया। दूसरा बात है कि जो वोल्टेज है उसके लेवल को हमने राइज किया, और जो वोल्टेज लेवल्स है उसको स्टैंडर्डाइज कर दिया। इसका मतलब ये किया कि जो हमारा ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारे घर में आते हैं, इरिस्पेक्टिव वो कहाँ से आ रहा है और कहाँ पे आ रहा है, अगर किसी इंडिया में कोई घर है तो हमारी कोशिश होती है कि उस घर को हमेशा 230 वोल्ट्स के अराउंड ही हमेशा सप्लाई मिले। तो धीरे धीरे हम लोगों ने क्या किया, चीज़ें स्टैंडर्डाइज कर दी। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुए, तो इसमें ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ कि डेवलपमेंट ऑफ मर्करी आर्क वाल्व्स एंड सब्सिक्वेंटली थायरिस्टर लेड टू हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन, HVDC transmission suited for long distance bulk transmission and underwater cable links, first commercial DC link in 1954। तो अब मरकरी आर्क वाल्व्स जो होने लगे, और उसके बाद हमारा थायरिस्टर बनने लगा। थायरिस्टर एलईडी लेड टू द हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन। अब ये हम लोग यहाँ पे जो बात कर रहे हैं, ये हम लोग पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स सबको पता है, जो हमारा ट्रांजिस्टर होता है, हमारा डायोड होता है, वो इलेक्ट्रॉनिक्स की कैटेगरी में आता है। बट उसके अगर पावर के लेवल को, वो जनरली जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स के डिवाइसेस होते हैं वो जनरली 5 to 20 वोल्ट्स तक ही ऑपरेट कर पाते हैं। बट अगर उसको हम लोग रेज करते हैं टू हायर वैल्यूज, टू केवी रेटिंग्स, अगर हम लोग उसको बढ़ाएं तो उसको पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के कैटेगरी में रखा जाता है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कवरी ये हुई कि थायरिस्टर्स का इंट्रोडक्शन हुआ टू द पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। इस थायरिस्टर के बाद हम लोग क्या कर सकते थे कि हाई वोल्टेज एसी सप्लाई को डीसी में इजीली कन्वर्ट कर सकते थे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कवरी थी। इसके बाद से हमारा कन्वर्जन ऑफ एसी टू डीसी भी शुरू हुआ फॉर द यूज ऑफ ट्रांसमिशन ऑल्सो। तो ये अभी तक हमने यहाँ तक देखा है, और नेक्स्ट क्लास में इसके आगे हम लोग देखेंगे। तो अभी के लिए थैंक यू।